नमस्कार, मैं रोहित शर्मा स्मार्ट भूमि से। आज हम मौजूद हैं एसयूसीआई कम्युनिस्ट के दफ्तर में और हम अभी चल रहे मौजूदा चुनाव के बारे में, इसके भविष्य के बारे में और इसमें कितनी संभावनाएं बची हुई है देश की जनता के लिए, इस संदर्भ में हम बात करेंगे एसयूसीआई कम्युनिस्ट के राज्य कमेटी सदस्य राजकुमार चौधरी जी से। थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय देंगे। मैं राजकुमार चौधरी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का मैं बिहार राज्य कमेटी सदस्य हूँ। आपको नमस्कार और हमारे स्मार्ट भूमि के दर्शकों की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। ये अभी 3 तारीख को चुनाव रिजल्ट आने वाले हैं, 5 राज्यों के चल रहे चुनाव का। तो आप अपनी पार्टी तरफ से बताएंगे कि क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? हमारी पार्टी भी कई राज्यों में चुनाव में शिरकत कर रही है और जहाँ तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह का, तो आप जानते हैं कि ये मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है, इसके बीच ध्रुवीकरण एक तरह से हुआ है। और आप यह भी जानते हैं कि ये दोनों जो गठबंधन हैं, इस देश के जो आम आवाम हैं, जो मेहनत कश आवाम हैं, इनके हित में काम करने वाले ये नहीं हैं। दोनों ही गठबंधन इस देश के पूंजीपतियों के पक्ष में, उनके समर्थन में और उनके लिए नीतियां तय करने वाले हैं। और हम यह समझते हैं कि इन दोनों गठबंधनों से जो भी जीतेंगे, जो भी सरकार बनाएंगे, वह आम जनता के लिए काम नहीं करेगी, जैसा कि हमारा अनुभव है, बल्कि इस देश के पूंजीपतियों के लिए ही उनकी नीतियां बनेगी, उनके लिए ही काम होगा। सरकार में कोई भी आवे, नीतियाँ बनेगी, उन्हीं के लिए काम होगा, उन्हीं के लिए। इसी तरह मुझे कहना है कि पिछले दिनों एक सरकार आई है एनडीए की, मोदी सरकार। इन्होंने पिछले दिनों भारत की किसान को चोर, डकैत, मुफ्तखोर, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत कुछ कहा है। तो आप ये भी चुनाव के माध्यम से ही आए हैं, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, ये बात सही है कि चुनाव के माध्यम से आए हैं और चुनाव के माध्यम से आने के बावजूद आप जानते हैं कि चुनाव में आम जनता की भागीदारी होती है। आम जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, सरकार बनाने के लिए उनको भेजती है। लेकिन आज़ादी के बाद से, जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं, हमारा और आपका यह अनुभव बताता है कि जनता हर बार हारती है, जनता कभी जीतती नहीं है। और जिनको जिता कर वो भेजती है, वे वहाँ जाने के बाद, चाहे लोकसभा में हो या राज्यों की विधानसभाओं में, वहाँ जाने के बाद वो जनता की बात नहीं करते हैं। जनता के पक्ष में, जनता के समर्थन में, जनता के लिए जो नीतियाँ बनानी चाहिए वो नहीं करते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि केंद्र की जो बीजेपी की सरकार अभी है, इस सरकार ने पिछले दिनों किसानों के विनाशकारी जो नीतियाँ लाई, कृषि नीतियाँ, कृषि कानून जो लाए, उसके खिलाफ पूरे देश में किसानों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, काफ़ी कुर्बानी देनी पड़ी किसानों को। और सरकार ने हर तरीके से ऐन कैन प्रकारेण उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए सरकार ने कोशिश की। फिर भी किसान दबे नहीं, किसान लड़ते गए और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। तो यह साबित करता है कि जनता ही अंतिम बात है लोकतंत्र में। अगर जनता चाहेगी तो कोई भी सरकार को झुकना पड़ सकता है। इसलिए आंदोलन, लड़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिल रहा है, छीना जा रहा है, तो हमें संघर्ष के रास्ते पर आना चाहिए। यही सीख पिछला किसान आंदोलन हमें दे गया है। आंदोलन सीख दे गया है, ये सच है। आप ये बताएं कि जब एक सरकार चुन करके आती है और सरकार बनाती है एनडीए की, मोदी सरकार, वो किसान विरोधी प्रस्ताव लाती है। आप जब चुन करके आएंगे इस सरकार में,
तो आप क्या बदलाव ला पाएंगे, कितना ला पाएंगे? जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, शायद दर्शकों को बहुत कम जानकारी हो कि हमारी पार्टी भी सरकार में रही है। खास करके पश्चिम बंगाल में 1969 और 1967 के विधानसभा चुनाव में हम वहाँ सरकार में थे, हमारे मंत्री भी थे। और हमारी पार्टी ने सरकार में जाने के बाद जो पहला काम किया था वो यह था कि जनता के जो आंदोलन होंगे, मजदूरों के जो आंदोलन होंगे, उन आंदोलनों पर सरकार पुलिस के द्वारा जो दबाने का काम करती है, यह पुलिस के द्वारा उन पर अत्याचार, उन पर जुल्म नहीं होगा। आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल में 1969 में, 1967 में हमारी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे सुबोध बनर्जी। उन्होंने यह ऐलान किया था मंत्री बनने के बाद कि पुलिस आंदोलन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, मजदूरों के आंदोलन में पुलिस नहीं जाएगी। और इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे बंगाल में आंदोलन की लहर पैदा हो गई, हर जगह मजदूरों का आंदोलन खड़ा हो गया। इससे इस देश के पूंजीपति भयभीत हो गए, डर गए। तो अगर हम कहीं सरकार में जाते हैं या हमारे कुछ विधायक या हमारे कुछ सांसद जीतते हैं, तो हम ये काम करेंगे कि जिस हद तक सरकार की नीतियों को मजदूर पक्षीय और किसान पक्षीय, आम जनता पक्षीय बनाया जा सके, और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां संसद में या विधानसभा में आ रही हैं, उनको कैसे रोका जाए। हमारे जो प्रतिनिधि होंगे संसद में या विधानसभा में, वह उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वहाँ आवाज़ उठाएंगे, और संसद और विधानसभा के बाहर भी, सड़कों पर भी हमारी पार्टी के नेतृत्व में किसान मजदूरों का आंदोलन होगा। और उस आंदोलन के नतीजतन, उस आंदोलन के और विकसित होने के क्रम में हम सरकार को यह मजबूर करेंगे कि सरकार जनपक्षीय नीतियों को अख्तियार करे। सरकार जनपक्षीय नीति को अख्तियार करे, ये बात सच है, ये कहने की बात होती है। लेकिन चुनाव का एक परिणाम और आता है, वो आता है हिटलर भी चुनाव के माध्यम से ही आया था। तो कितना रोक पाएंगे आप चुनाव के माध्यम से हिटलर जैसे तानाशाहों को? हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि चुनाव से आम जनता की मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हालांकि हम चुनाव में भाग लेते हैं, और इसलिए भाग लेते हैं कि चुनाव के दौरान लोगों के अंदर थोड़ी मात्रा में ही सही राजनीति को जानने समझने की एक इच्छा, एक मन तैयार होता है। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उस मौके का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की जो, हमारी पार्टी की जो विचार हैं, जो क्रांतिकारी बातें हैं, जो विचार हम इस देश की आम जनता के बीच ले जाना चाहते हैं कि इस देश में जो शोषण का राज चल रहा है, इस देश में पूंजीपतियों, कारपोरेट घरानों का जो राज चल रहा है, आम जनता दिन पर दिन बदहाली का शिकार हो रही है। आम जनता पूरी तरीके से, मतलब उसके जीवन लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। इस स्थिति में ज़रूरी है इस सत्ता को, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर एक नई व्यवस्था, नया मुल्क कायम करना, जिसको हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो इसके लिए जनता को जागरूक करना, और चुनाव के माध्यम से हम जनता के बीच जा कर के यह काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा यह मानना है कि चुनाव से ही जनता की जो मूल समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, शिक्षा की जो समस्या है, समाज में जो नैतिक गिरावट हो रही है, सांस्कृतिक पतन की जो समस्या है, इसका समाधान नहीं होगा। और इसका समाधान अगर करना है तो इस व्यवस्था को, इस पूंजीवादी व्यवस्था को, इस आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना होगा, बगैर तोड़े नहीं होगा, बगैर इसको खत्म किए नहीं होगा। अभी जब छोटी सी सरकार आई है फासिस्ट की, मोदी सरकार, जो अभी हिटलर की तरह जेनोसाइड भी नहीं कर रही है बड़े पैमाने पर, जिसने 60 लाख लोगों को हत्या किया था, तो इन्होंने जब कोई भी संगठन या संस्था या कोई राजनीतिक दल इस
पूंजीवादी व्यवस्था या अडानी अंबानी तरीके कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ कुछ सवाल उठाती है, कुछ कदम उठाती है, तो उस पर बराबर अत्याचार करती है। ईडी, सीबीआई, फर्जी मुकदमे और ये सब यूएपीए जैसे काला कानून लगाती है और उसे परेशान करती है, उनकी हत्या भी कर डालती है। इस परिस्थिति में कितनी संभावनाएं लगती है आपको चुनाव में? देखिए, चुनाव तो इस जनतंत्र का, या कहें तो पूंजीवादी जनतंत्र का एक साधन है। इसलिए चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के जरिए हमारी आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ये उम्मीद ना करना ही बेहतर है। तो इन चीज़ों से कैसे निपटेंगे आप? सीबीआई बिल्कुल, निपटने के लिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनता को गोलबंद करने की ज़रूरत है, संगठित करने की ज़रूरत है, और जनता को संगठित करके आंदोलन के जरिए सरकार को मजबूर करने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल में कई साल पहले नंदीग्राम में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, सिंगूर में आंदोलन हुआ था। तो वहाँ सिंगूर में टाटा के नैनो फैक्ट्री के लिए ज़मीन सरकार ने ज़मीन दी थी, और वहाँ वो किसानों की ज़मीन ले करके उनको बेदखल करके वहाँ वो कारखाना लगाना चाहते थे। किसानों ने संघर्ष शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, और सरकार को मजबूर होना पड़ा उस योजना को बंद करने के लिए। कारखाना वो नहीं लगा पाए। नंदीग्राम में भी सलेम ग्रुप को वहाँ की सरकार ने ज़मीन दे दिया था, लेकिन आंदोलन के दबाव से किसानों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वहाँ वो कारखाना नहीं लगा पाए। यहाँ इधर बिहार की बात करें, अगर हम बिहार में, आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों पहले एस्बेस्टस का एक कारखाना लग रहा था। मुजफ्फरपुर में आपको मड़वन प्रखंड है, मड़वन प्रखंड में चैनपुर गांव में एस्बेस्टस का कारखाना लग रहा था। एस्बेस्टस आप जानते हैं कि कैंसर कारक है, उससे कैंसर होता है। तो वहाँ के ग्रामीणों ने इस चीज़ को समझा, और हमारी पार्टी के नेतृत्व में वहाँ के ग्रामीणों ने कमेटी बनाई, जन कमेटी बना करके आंदोलन हुआ। सरकार का दमन भी उस पर हुआ, पुलिस की लाठीचार्ज हुआ, लेकिन आंदोलन बढ़ता गया, और सरकार को, नीतीश सरकार को ये मजबूर होना पड़ा कि वहाँ से कारखाना को उठा दिया गया, कारखाना नहीं लग सका। तो अगर हम आंदोलन पर भरोसा करेंगे तभी हम अपनी कुछ समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अपने आज़ादी आंदोलन का है। देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करके, संघर्ष करके, लड़ाई करके अंग्रेज़ों को भगाया गया। तो चुनाव से अंग्रेज़ नहीं भागे थे। ऐसा नहीं था कि चुनाव हो गया और अंग्रेज़ भाग गए। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लोगों को लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, खून बहाना पड़ा, फांसी चढ़ना पड़ा, हजारों लोग अपनी जान दे दिए, तब जा कर के ये आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी में आज हम फिर देख रहे हैं कि उन्हीं अंग्रेज़ों की तरह जो काले कानून एक के बाद एक लाए जा रहे हैं, जनता को तबाह किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन फिर भी आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर इन बातों को समझ रहे हैं, संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। एक खबर आई थी, आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े प्रतीक अमर शहीद भगत सिंह के एक साथी बटुकेश्वर दत्त, जो कि बम कांड में साथ थे, सह अभियुक्त थे भगत सिंह के, जब वो जेल से बाहर निकल के आए, उनको अपमानित जीवन जीना पड़ा, और अंततः वो पूरी तरह अपमानित होते हुए ही दुनिया से विदा हो गए। तो आप इस आज़ादी को किस रूप में देखते हैं? हम ये समझते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे। एक थे छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, ये आज़ादी के लिए लड़े थे। इनका सपना था, इनका मानना था कि आज़ादी मिले, और ऐसी आज़ादी मिले जहां हम सबको सही तरीके से विकास करने का मौका मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोज़गार मिले, इंसान इंसान की तरह जी सके, हमारा अपना शासन हो। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे, जिस देश के उभरते हुए पूंजीपति वर्ग के लोग, कारपोरेट घराना भी उस समय उस रूप में नहीं आया था, लेकिन पूंजीपति वर्ग आ चुका था, टाटा, बिरला, ये आ चुके थे।
तो ये भी आज़ादी चाहते थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में ये लोग शामिल नहीं हुए, लड़े नहीं, कुर्बानी नहीं दी इन लोगों ने। और उन्हीं की बातों को लेकर उस समय की जो कांग्रेस पार्टी, आज जिस कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, उसी की पुरानी पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं का प्रतिनिधित्व किया। और आज़ादी जो मिली वह समझौता के माध्यम से मिली, अंग्रेज़ों से समझौता के जरिए आज़ादी हासिल हुई। और अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद इस देश पर, इस देश के पूंजीपतियों का राज कायम हुआ। पूंजीवाद रह गया, पूंजीवाद खत्म नहीं हुआ। मजदूर किसानों का जो सपना था, भगत सिंह की आपने बात की, बटुकेश्वर दत्त की आपने बात की, इनका जो सपना था वो सपना था एक समाजवादी मुल्क का। वो सपना था एक ऐसे भारत का जहाँ गैर बराबरी नहीं होगी, जहाँ भाईचारा होगा, जहाँ अलग अलग मजहब और धर्म के नाम पर दंगे नहीं होंगे, जहाँ जात पात के आधार पर झगड़े नहीं होंगे। लेकिन ये सारा कुछ उनका जो ये सपना था, ये सपना साकार नहीं हुआ। आज हम मजहबी दंगों के शिकार हो रहे हैं, आज हम जात पात में बटे हुए हैं, जात पात के आधार पर हमको और बांटा जा रहा है। ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि आज़ादी आंदोलन का जो फल, उस फल को इस देश के पूंजीपति वर्ग ने हड़प लिया। और उनकी जो वफादार पार्टी थी कांग्रेस, और आज उसी की निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी, ये सारी पार्टियां इस देश की पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, उनके रहमो करम पर चलती हैं, उनकी ताबेदारी करती हैं। इसलिए इन पार्टियों से इस देश के किसान मजदूरों का सही विकास संभव नहीं है। अभी वर्तमान में एक सरकार आई हुई है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ये भी चुनाव लड़ रही है। इसने कुछ सुधारात्मक कार्य किए हैं और शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उन्होंने मूलभूत कुछ काम किया है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आप जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल जी से पत्रकारों ने कई बार पूछा कि इस देश के पूंजीपतियों के बारे में, कारपोरेट घरानों के बारे में आपकी क्या राय है, निजीकरण के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि निजीकरण के खिलाफ हम नहीं हैं। इस देश के पूंजीपतियों की जो पॉलिसियां हैं, जो नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ नहीं है। नीतिगत तौर पर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की जो नीतियां चल रही हैं इस देश में, जिन नीतियों को कांग्रेस ने लाया, आप जानते हैं 1991 में नई आर्थिक औद्योगिक नीति आई, निजीकरण की नीति, भूमंडलीकरण की नीति आई, और उन्हीं नीतियों को भाजपा की सरकार ने और आगे बढ़ा रही है। डीमोनेटाइजेशन की नीति भी आप जानते हैं कांग्रेस द्वारा लाई गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी द्वारा लाई गई, कांग्रेस द्वारा लाई गई। उसी नीति को और आगे बढ़ा रही है बीजेपी। तो नीतिगत तौर पर, वैचारिक तौर पर अगर कहें, और अगर कहें कि इस देश के पूंजीवाद को, पूंजीपतियों को सेवा करने की जहाँ तक बात है, उनकी ताबेदारी करने की जहाँ तक बात है, इन दोनों मामलों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई खास फर्क नहीं है। नीतिगत मामले में ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है। और ठीक यही चीज़ हमने देखा, पत्रकारों ने जब पूछा उनसे, अरविंद केजरीवाल जी से, कि नीतिगत मामले में क्या आप कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हैं, निजीकरण की नीति का विरोध करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। यानी नीतिगत तौर पर इस देश के पूंजीपतियों की जो नीतियां हैं, उनके हित में जो बनाई गई नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ वो नहीं है। आप चूँकि बिहार से हैं, तो मेरा कहना ये भी है कि एक भी उद्योगपति जो भी भारत में छाए हुए हैं, या तो गुजरात से हैं या महाराष्ट्र से हैं, बिहार से कोई नहीं है। तो ये बिहार में पूंजीवाद नहीं है क्या? क्या स्थिति बिहार में है? यहाँ कोई कॉर्पोरेट घराने क्यों नहीं पैदा हो पाए? कारपोरेट घराने या पूंजीपति कहाँ पैदा होंगे, नहीं होंगे, ये तो अलग एक सवाल है, और यह बहुत कुछ पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक हमारा पूरा देश, भारतवर्ष एक देश है, आप जानते हैं, और जो नीतियाँ तय होती हैं, मैंने पहले ही कहा कि जो नीतियाँ तय होती हैं वह राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पूंजीपति वर्ग है, तो उसके आधार पर आप देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में भी छोटे ही सही, छोटे पूंजीपति भी हैं, क्षेत्रीय पूंजीपति भी हैं। और आज तो ऐसा हो गया है कि पहले
थोड़ा अलग करना संभव होता था कि ये बड़े पूंजीपति हैं, ये छोटे पूंजीपति हैं, ये पार्टियां बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है, यह पार्टी छोटे पूंजीपतियों की पार्टी है। लेकिन आज विभिन्न राज्यों में भी जो राष्ट्रीय स्तर के की पार्टियां हैं, उनको भी जिस तरीके से बड़े पूंजीपति मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, चंदा देते हैं, उसी तरीके से जो छोटी पार्टियां हैं यानी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भी वो मदद करते हैं। एक तरफ क्षेत्रीय जो पूंजी है, क्षेत्रीय पूंजीपति हैं, वो मदद करते हैं और राष्ट्रीय पूंजीपति भी मदद करते हैं। तो इसलिए आज बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स एक विचित्र ढंग का मिला जुला एक मामला है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किस राज्य का कौन पूंजीपति है, पूरे देश के स्तर पर जो पूंजीपति वर्ग है, हम पूंजीपति वर्ग की बात कर रहे हैं, एज ए क्लास। तो ये क्लास के रूप में ये हमारे देश पर उनका आज शासन चल रहा है, उनका शोषण चल रहा है, ये मुख्य बात है। ये मुख्य बात है, ज़रूर। मुझे आप बताएं, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, इसे कैसे निपटेगी आपकी सरकार, अगर आप बनाते हैं तो? जहाँ तक हमारी पार्टी की सरकार बनाने की बात है, हमने कहा शुरू में ही आपको कि हमारी पार्टी के अगर कुछ विधायक अगर जीतते हैं चुनाव में, तो वो कोशिश करेंगे कि विधानसभा में जनपक्षी नीतियाँ बनाई जाएं, तय की जाएं, जहाँ तक उनकी कोशिश होगी। और इसके साथ साथ अपने क्षेत्र में सड़कों पर जनता के सवालों को लेकर वो आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मतलब पार्लियामेंट्री और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री दोनों फोरम पर वो काम करेंगे, हमारी पार्टी काम करेगी। और आप यह जानते हैं कि, और हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक क्रांतिकारी पार्टी, एक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, हमारी पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद और कॉमरेड शिवदास घोष के विचार पर चलती है। तो एक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, एक क्रांतिकारी पार्टी का यह विचार नहीं होता है कि वह संसद में अपनी संख्या बढ़ा करके, सांसदों की संख्या बढ़ा करके धीरे धीरे और संसद पर बहुमत कायम करके और सरकार बना करके वो बदल देगी देश को, देश की स्थिति को। ऐसा संभव नहीं है। ये पलायन की समस्या से कैसे निपटेगी? पलायन का मामला जहाँ तक है, पलायन इस देश की जो नीतियाँ हैं, इस देश में जो नीतियाँ चल रही हैं रोजगार के मामले में, इस देश में औद्योगिक जो नीतियाँ हैं, जो कृषि नीतियाँ हैं, उन नीतियों के साथ पलायन का मामला जुड़ा हुआ है। पलायन कोई अलग समस्या नहीं है। तो अगर राज्य में कल कारखाने होंगे, उद्योग होंगे, तो यहाँ उनको काम मिलेगा। जब राज्य में कल कारखाने नहीं हैं, आप जानते हैं बिहार में सासाराम में डालमिया नगर का उद्योग था, अभी पूरा डालमिया नगर का उद्योग बंद है। मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी उद्योग थे, करीब करीब बंद हैं। ये पटना में फतुहा के पास जो उद्योग थे, अधिकांश बंद हैं। तो कल कारखाने अधिकांश बंद हो रहे हैं, नए कल कारखाने खुल नहीं रहे हैं, तो रोज़गार कहाँ मिलेगा? इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में जो पद बढ़ने चाहिए थे, वो पद घट रहे हैं, बढ़ने की बजाय VRS दिया जा रहा है। तो नौजवानों को जो रोज़गार मिलना चाहिए वो रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो पलायन तो होगा, जहाँ थोड़ा सा भी मौका है, गुंजाइश है, वहाँ लोग जा रहे हैं। तो इसको अगर रोकना है तो यहाँ रोज़गार का सृजन करना होगा। नए नए कल कारखाने सरकार को लगाने चाहिए, सरकार को और ज़्यादा क्षेत्रों में नई नई बहालियाँ निकालनी चाहिए। ये अगर सरकार करेगी तो पलायन रुकेगा, पलायन कम होगा। लेकिन ये करना मतलब उद्योगों का विकास करना, नए नए कल कारखाने लगाना, ये इस देश की व्यवस्था के साथ, पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और इसके साथ आप यह भी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में पूंजीवाद मंदी में चल रहा है। हर जगह मंदी है, आर्थिक मंदी है। मंदी का मतलब ये होता है कि जो उत्पादन हो रहे हैं, उत्पादन बिक नहीं रहे हैं। तो जब उत्पादन बिकेगा नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगा, तो उत्पादन वो करेंगे नहीं, तो जो उनका उद्योग है, उद्योग बंद होगा। तो इस नियम को पूंजीवादी व्यवस्था में
खत्म नहीं किया जा सकता है। इस नियम को अगर बदलना है, खत्म करना है, तो इसके लिए एक नई व्यवस्था चाहिए, समाजवाद चाहिए। नई व्यवस्था चाहिए, समाजवाद चाहिए, ये आपकी मांग है और ये ज़रूरत भी है। मुझे आप ये बताएं कि अभी चुनाव जो हुए हैं 5 राज्यों में और भविष्य में चुनाव जो होने जा रहे हैं 20 से 24 के, उसमें आप किसकी संभावना देखते हैं जीत की? एनडीए, इंडिया क्या या अन्य कोई विकल्प? अगले चुनाव की बात अगर की जाए, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप जानते हैं, तो इस चुनाव में अभी जो हवा बनाई जा रही है, जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, तो उस माहौल में 2 गठबंधन, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, इसको ही सामने लाया जा रहा है। और यह एक तरह से बात आ रही है कि अगर आप एनडीए से नाखुश हैं, भाजपा से नाखुश हैं, तो आप इंडिया को लाइए। लेकिन आम इंसान को, मेहनतकश इंसान को, मजदूरों को, किसानों को और समाज के जो प्रगतिशील लोग हैं, जो बुद्धिजीवी तबका है, जो वामपंथी रुझान के लोग हैं, उन्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों गठबंधन इस देश के पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। तो एक विकल्प इसका ये हो सकता है कि जो वामपंथी उम्मीदवार हैं, वामपंथी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ यह भी है कि वामपंथी पार्टियों के रूप में जो जाने जाते हैं, खास करके आप जानते हैं सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएम लिबरेशन माले, ये पार्टियां भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल हैं और इंडिया गठबंधन भी इस देश के पूंजीपतियों की सेवा करने वाली एक गठबंधन, एक पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो दिक्कत जनता को यहाँ भी है। अगर वो वामपंथियों पर, इन वामपंथियों पर भरोसा करें तो कैसे करें? आज कांग्रेस को सीपीएम, सीपीआई और माले के लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रगतिशील है, बता रहे हैं कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, कांग्रेस जनवादी है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जनता जानती है कि कांग्रेस कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं रही है, कांग्रेस जनवादी भी नहीं रही है। आप जानते हैं 1975 में जो आपातकाल लगा, थोड़ा सा पुराने जो लोग हैं सबको याद है, इसी बिहार में बड़ा आंदोलन हुआ और वह आपातकाल कांग्रेस के द्वारा लगाया गया। तो कांग्रेस किसी तरीके से भी जनवादी नहीं है और न ही वह धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ बिहार में आप जानते हैं, भागलपुर में बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ, सिख दंगा हुआ, दिल्ली में आप जानते हैं पूरे देश में हुआ, दिल्ली में तो हुआ ही, पूरे देश में हुआ। असम के नीली में सांप्रदायिक दंगा हुआ, उड़ीसा के राउरकेला में सांप्रदायिक दंगा हुआ और उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। तो कांग्रेस भी धर्मनिरपेक्ष है, यह बात है नहीं। तो दिक्कत ये है आम जनता के लिए। अब इसमें विकल्प ये है कि हमारी पार्टी जो इस देश में किसान मजदूरों के सवालों को लेकर, आम जनता के सवालों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, हमारी पार्टी भी अगले लोकसभा चुनाव में लड़ेगी, संघर्ष में शामिल रहेगी। हम आपसे अपील करेंगे कि एक ऐसे उम्मीदवार को आप जिताइए जो आपकी आवाज़ को संसद में उठा सके, आपके लिए सड़कों पर आंदोलन का नेतृत्व कर सके। ये आपके पास एक विकल्प खुला है, आंदोलन का विकल्प, संघर्ष का विकल्प। लेकिन आंदोलन संघर्ष का विकल्प तो हमेशा रहे है और हमेशा रहेगा। 5 साल के पहले भी रहेगा, 5 साल के बाद भी रहेगा। लेकिन अभी जो 24 चुनाव आने वाले हैं, इसमें विकल्प जनता के सामने क्या है? विकल्प पेश कर रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी चुनाव में लड़ेगी और जनता के बीच हम जाएंगे, जनता को बताएंगे इस देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वास्तविक हल कैसे हो सकता है, कैसे उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। और जो पार्टियां जनता के बीच जा कर के वोट मांग रही हैं, खास करके एनडीए और इंडिया गठबंधन, उनको भी हम जनता के बीच उजागर करेंगे, उनका पर्दाफाश करेंगे और ये बताएंगे कि ये दोनों ही गठबंधन इस देश के पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए हैं, इस देश की आम जनता के लिए काम करने वाली ये नहीं है। इसलिए जनता को खुद अपना विकल्प तैयार करने की ज़रूरत है।
जनता अपना विकल्प खुद तैयार करेगी। क्रांतिकारी संघर्ष ही जनता के लिए एकमात्र विकल्प का रास्ता प्रस्तुत करती है। चुनाव में अपने उम्मीदवार देखकर और सच्चे, अच्छे और संघर्षशील जुझारू उम्मीदवार को देखकर आप उन्हें वोट करें। यही कहना है राजकुमार चौधरी जी का। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अगर मेरा न्यूज़ पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।